हाँ जी भाई। नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने प्री वेटेलोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था। हालांकि वो थोड़ी सी जो है कक्षा पूरी हुई नहीं थी। हम लोग एक बार फिर से आपके ग्रोथ फेज में जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ दो प्रक्रियाएं चलती है। एक चलती है वेटेलोजेनेसिस की क्रिया और एक होती है आपके प्री वेटेलोजेनेसिस की क्रिया, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। हालांकि तो एक बार पुनः हम लोग उसको आप लोगों के साथ जोड़ने के लिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अपने आज 600 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हम लोगों ने, 600 सदस्य हमारे परिवार में जुड़ चुके हैं और धीरे धीरे मुझे पता है कि ये 6000 6 लाख तक भी जाएंगे। वो आप लोग सबकी दुआओं से आएंगे। और आप लोगों ने जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। हम लोग बायोलॉजी के एक फील्ड में नया आयाम लिखने वाले हैं। हम लोग यहाँ से सिलेक्शन देने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस कक्षा को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सखा सहेलियों के साथ इसको शेयर कर लीजिए। और अपने सभी दोस्तों को कहिए कि भाई प्रबोध क्लासेज नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम लोग एक जो है नए आयाम की तरफ पहुंच सके, जो कि YouTube पे फ्री एजुकेशन के नाम पे जो लोग कुछ बातें करके फिर उसको अपने ऐप पे पूरी की पूरी कम्युनिटी को ले जाते हैं, वो काम हम लोग यहाँ नहीं करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और प्री वेटेलोजेनेसिस के बारे में पढ़ने की कोशिश और गुजारिश हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए भाई। और आप लोग अभी जुड़े रहिएगा, कक्षा को छोड़ के मत जाइएगा। मैंने आपको बताया था, और क्या बताया था कि ग्रोथ फेज में यहाँ दो प्रकार की प्रक्रियाएं चलती है, जिसे एक तो आप लोग बोल सकते हैं प्री वेटेलोजेनेसिस और एक होगी आपकी वेटेलोजेनेसिस। मैंने ये भी बताया था कि ये यौगिक निर्माण की पूर्व अवस्था है। कौन सी? प्री वेटेलोजेनेसिस। और यहाँ पे दो प्रकार की चीजें होगी, एक तो साइटोप्लाज्म में परिवर्तन होगा और एक न्यूक्लियस में परिवर्तन होगा, आपके केंद्रक में परिवर्तन होगा। अब ये क्या क्या परिवर्तन होगा वो हम लोग देखेंगे। लेकिन मैं बात करूं वेटेलोजेनेसिस की, तो ये वेटेलोजेनेसिस जो है, यहाँ पे आपके योग का, जिसको आपके योग का जो संश्लेषण, जिसको पीतक बोलते हैं, उसका संश्लेषण होगा, उसका संचय होगा, स्टोरेज होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं भाई और स्टार्ट करते हैं फिर से प्री वेटेलोजेनेसिस की क्रिया को। साइटोप्लाज्म में यहाँ पे परिवर्तन होगा। अब देखो साइटोप्लाज्म में क्या क्या यहाँ पे परिवर्तन होगा, ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे आपके एम्फीबियंस जितने भी है, एवीज, आपकी जो पक्षी वर्ग आता है, रेप्टाइल्स जो है आपके रेंग के चलने वाले जो जीव है, इनकी ऊसाइट में, इनकी किस में, ऊसाइट में क्या होगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, और यहाँ क्या इसको क्या बोल देंगे, माइट्रोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स बोल देंगे। और ये माइट्रोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स के बारे में मैंने पहले भी आपके साथ चर्चा की थी, जिसको माइट्रोकॉन्ड्रिया, जब हम लोगों ने पढ़ा था कोशिका विज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं, जब हम लोगों ने वो पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से माइट्रोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स बनते हैं और किस किस में माइट्रोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स बनते हैं। तो आपको मैंने एक नाम बताया था, जाइंट अमीबा प्रीमिक्सा। ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स बनते कहाँ कहाँ हैं। तो आपके यहाँ पे इस प्री वेटेलोजेनेसिस की क्रिया में एम्फीबियंस हुआ, एवीज हुआ, रेप्टाइल्स हुआ, यहाँ सब जगह, और इनकी ऊसाइड की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ माइटोकॉन्ड्रियल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर बात करें हम लोग यहाँ पे जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की मात्रा बढ़ेगी, किसकी तुलना में, न्यूक्लियर डीएनए से अधिक हो जाएगी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करें तो। ठीक है, ईआर में जो है सिस्टर्नी की संख्या बढ़ जाएगी। ईआर में आपके ईआर में सिस्टर्नी की संख्या बढ़ जाएगी और सिस्टर्नी पे राइबोसोम की संख्या बढ़ जाएगी। आपको पता है राइबोसोम काम क्या करते हैं यहाँ पे, राइबोसोम जो है वो यहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, किसका, प्रोटीन का संश्लेषण आपके राइबोसोम यहाँ पे करते हैं। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है एग में, जो आपके एग में जो है वो कहीं ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। आप लोग सर्दियों में एग खाते हो, किसके लिए खाते हो, प्रोटीन के लिए। आपके जिम जाने वाले आपके भाई बंधु है, वो सब किसके लिए, प्रोटीन की मात्रा की पूर्ति के लिए वो आपके जो है एग को खाते हैं। ठीक है, अब बात करें हम लोग गोल्जी बॉडी की, तो यहाँ वेसिकल्स की संख्या बढ़ेगी और क्या बन जाएगा, यहाँ वेसिकल्स कोर्टिकल ग्रेनुअल्स बन जाएगा, जो आपके किसका निर्माण करेगा, कोर्टिकल ग्रेनुअल्स
है ना। और इस कॉर्टिकल ग्रेनुल्स में क्या भरा होगा, म्यूकोपॉलीसेकेराइड भरा होगा। और ये जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड है भाई बंधुओं, इनसे एक मेम्ब्रेन का निर्माण होगा और उसको मैं बोलूंगा फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, जिसको निषेचन झिल्ली बोलते हैं। और ये निषेचन झिल्ली जो है बहु शुक्राणुता को रोकती है। अब बहु शुक्राणुता होती क्या है, ये हम लोग जब निषेचन की क्रिया पढ़ेंगे तब हम लोग इसके साथ पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक बार आपको जो है बाहरी तरीके से मैं बता देता हूँ कि मोटे मोटे बता देता हूँ कि आपके जब एग होता है ना, जब आपके एग के पास शुक्राणु पहुंचता है गति करता हुआ और कहीं लाखों की संख्या में पहुंचता है, और जो लंबी रेस वाला जो शुक्राणु होता है जिसमें एबिलिटी होती है निषेचन करने की किसी एक को, तो वो जब पहुंच जाता है और जैसे ही इस फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के जो है आपके एग के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो एग के अंदर प्रवेश करके उसको निषेचित करने के बाद इस झिल्ली का निर्माण हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का। और ये बाकी के शुक्राणु को रोकेगी। जो पोलिस्पर्मी होता है, बहु शुक्राणुता जिसे हम बोलते हैं, उसको ये रोकेगी। यानी फिर दूसरे से भाई एक बॉर्डर बन जाएगी जो आपके दूसरे शुक्राणुओं को जाने नहीं देगी। यानी जो जीत चुका है वो जीत गया, वो पहुंच चुका है अपने लक्ष्य की ओर, है ना। उसके बाद किसी को लक्ष्य प्राप्ति की चेष्टा करने की आवश्यकता होगी नहीं। वो सब फिर उसके बाद आपके जो जितने भी शुक्राणु है वो वहां पे जो है 24 घंटे तक जीवित रहते हैं, वो आपके जो है डेथ की ओर अग्रसर हो जाएंगे। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ जो न्यूक्लियस है आपका, आपका जो केंद्रक है वहां किस प्रकार से यहाँ पे परिवर्तन होगा। आपका जो न्यूक्लियस है वो आकार में बड़ा हो जाएगा और एक आशय समान संरचना बनाएगा, जिस प्रकार से आपके स्पर्म की मैंने बताया था वहां लाइसोसोम एक आशय समान संरचना बनी थी और सिलेंड्रिकल फॉर्म में आपका न्यूक्लियस चला गया था और उसके साथ जुड़ गए आपके लाइसोसोम और एक एक्रोसोम का निर्माण वहां पे उन्होंने किया था। और उसी प्रकार से यहाँ बनेगा जर्मिनल वेसिकल। ठीक है, जर्मिनल वेसिकल। तो आपको अगर पूछ ले कि जर्मिनल वेसिकल्स कहाँ मिलता है, तो आपके oocyte में मिलता है। और ये किसका रूपांतरण है अगर पूछ ले, तो ये आपके न्यूक्लियस का रूपांतरण है, आपके केंद्र का रूपांतरण है, जो कि oocyte की सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक और चेंज होगा, जो आपके डीएनए में सतत रूप से यहाँ रेप्लिकेशन होगा, है ना। रेप्लिकेशन होगा, डुप्लीकेशन होगा, ठीक है। और आपके जाइंट क्रोमोसोम का निर्माण करेगा, जिसे हम लोग लेम्प ब्रश क्रोमोसोम कहते हैं। और ये लेम्प ब्रश क्रोमोसोम जो है एंडोमाइटोसिस की क्रिया के दौरान क्रिया के दौरान उत्पन्न होते हैं। और कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, कुछ इस प्रकार से दिखते हैं जैसे कि आपके एक परगनली साफ करने का जो ब्रुश होता है उस प्रकार से आपको ये दिखाई देगा। और जो ये लूप जो आपको दिख रहा है, ये जो लूप दिख रहा है, इसको लेटरल लूप बोलेंगे, जो कि ट्रांसक्रिप्शन के परिणाम है। और आपको एक और बात यहाँ पे ध्यान क्या रखनी है और इम्पोर्टेंट भी है कि आपके इस लेम्प्रोब्रस क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, तो आपके दो महान वैज्ञानिक हुए, एक का नाम था फ्लेमिंग और एक का नाम था भाई रुकट। फ्लेमिंग और रुकट ने जो है, फ्लेमिंग और रुकट ने आपके किसकी खोज की, लेम्प्रोब्रस क्रोमोसोम की खोज की। साथ में किसमें की खोज, तो खोज किसमें की ये भी मैंने आपको बताया कि जो आपके एम्फीबियन की oocyte है, एम्फीबियन की जो oocyte है उसमें आपके लिम्फोब्रस क्रोमोसोम पाए गए। ठीक है, लेकिन पाए तो हर जगह जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने खोज कहाँ पे की, यानी कि फ्लेमिंग ने खोज कहाँ पे की, एम्फीबियंस के oocyte में। तो यहाँ तक की बातें मैंने बता दी थी। अब आपके आगे और क्या चेंज होता है न्यूक्लियस में, यहाँ पे आपके डीएनए का हुआ ट्रांसक्रिप्शन। और तीन स्थितियां आपके सामने आई, जो कि एम आर आर एन ए, आर आर एन ए और टी आर आर एन ए के रूप में प्राप्त हुई। साथ में यहाँ पे क्या चलेगा, जीन का एम्प्लीफिकेशन चलेगा, है ना। और यहाँ पे डीएनए जो है, ये यहाँ जो है डीएनए, एक मिनट भाई। हम्म, ये एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा आपको टेक्निकल फॉल्ट दिख रहा होगा। ठीक है, जो आपके डीएनए से डीएनए की जो प्रक्रिया है उसे जीन एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन होगा, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन यहाँ पे होगा। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो डीएनए है आपका, उसमें आरआरएनए का क्या क्या काम रहता है, क्या प्रोसेस उसका रहता है। जो 90% एमआरआरएनए है आपका, वो आपके तत्काल ट्रांसलेशन हो जाएगा, या फिर उसको बोलेंगे प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। यानी प्रोटीन का क्या हो जाएगा, संश्लेषण आपके हो जाएगा। ठीक है, और मैं बात करूं 10% जो एमआरआरएनए है आपका, वो आपके
उस पे एक तो प्रोटीन की कवरिंग हो जाएगी इस प्रकार से, और इस संरचना को इनफॉर्मोसोम कहेंगे। तो आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, कि इस संरचना को, कौन सी संरचना को, जो 10% mRNA बचा उसके ऊपर जो प्रोटीन की कवरिंग हुई, और एक संरचना आपके सामने mRNA के चारों ओर जो प्रोटीन की कवरिंग हुई, तो एक संरचना आपके सामने आई जिसको इनफॉर्मोसोम कहेंगे। खोज किसने की इसकी? तो खोज आपको याद रखनी है, स्प्रीन ने की। किसने? स्प्रीन। ठीक है। अब ये जो प्रक्रिया है, जो 10% आपके पास mRNA बचेगा दोस्तों, ये आपके कब काम में आ जाएगा? ये आपके क्लीवेज के दौरान काम में आ जाएगा। जब क्लीवेज के दौरान आपका प्रोटीन का संश्लेषण होगा, तभी आपके काम में आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक और काम हो जाएगा, किसमें? न्यूक्लियस में। आपके न्यूक्लियस में क्या एक और चेंज हो जाएगा, वो आपके जो क्या है, न्यूक्लियोलस जो है, केंद्रिका जो है, वो केंद्रिका बड़ी हो जाएगी और बहुत सारी संख्याओं में अधिक हो जाएगी। तो ये एक और हमें ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोलस जो है वो आकार में यहाँ पे बड़ी होती है। तो ये यहाँ तक की प्रक्रियाएं तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ ली है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेटेलोजेनेसिस, पीतक जनन जिसे हम लोग बोलते हैं। पेन ज्यादा मोटा है आज, ठीक है, छोटा कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है भाई, पीतक जनन की जो प्रक्रिया है यहाँ पे, ठीक है, पीतक जनन की प्रक्रिया, और इस पीतक जनन की प्रक्रिया में क्या होगा? यौग का संश्लेषण होगा, संचय होगा, और होगा कहाँ पे? आपके प्राइमरी oocyte में, अगर मैं ह्यूमन की बात करूं। लेकिन मैं बात करूं आपके इंसेक्ट की, तो जो आपकी फेट बॉडीज होती है उसे योग सिंथेसिस साइट बोलेंगे। ठीक है। योग का संश्लेषण जो स्थल है, वो आपके इंसेक्ट में क्या होगा? फेट बॉडीज होगा। फ्यू अदर एनिमल की बात करें, कुछ और एनिमल्स की बात करूं मैं, तो यहाँ जो है वो आपके oocyte में जो है ये होगा। कहाँ होगी ये प्रक्रिया? oocyte में आपके होगी। वर्टिब्रेट्स की बात करूं तो लीवर में। कहाँ? लीवर में। आगे चलो भाई। ठीक है, तो आपको समझ में आया, वेटेलोजेनेसिस यानी यौगिक व संश्लेषण की संचय की प्रक्रिया होता कहाँ पे? प्राइमरी oocyte में। अगर मैं इंसेक्ट की बात करूं तो फेट फूडीज में। मैं बात करूं फ्यू अदर एनिमल की, तो मतलब कुछ और अन्य एनिमल्स की बात करूं ज्यादातर की, तो आपके oocyte में। और वर्टिब्रेट्स की बात करूं तो आपके लीवर में। चलो, अब हम लोग कंपोजिशन करते हैं, योग का कंपोजिशन, मतलब योग में पाया क्या क्या जाता है। आपके फेट, फेट पाई जाती है योग में, यानी एक अंडे में फेट भी पाई जाती है ना। और इस योग में जो फेट पाई जाती है ये एक नेचुरल फेट है, न्यूट्रल फेट जिसको हम लोग बोलते हैं। फोस्फोलिपिड है, या फिर इसको हम लोग फोस्फेटाइल कोलिन भी बोल सकते हैं, लिसिथीन भी बोल सकते हैं। आपके प्रोटीन के रूप में यहाँ पे एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुमिन हो गया, ग्लूबिन हो गया, है ना, पोस्फिटीन हो गया, है ना, वेटेलाइजीन हो गया, है ना, लाइपो वेटेलाइन हो गया। तो ये आपके प्रोटीन के रूप में संश्लेषण होता है। और कोई आवाज आ रही हो तो इसे एक बार के लिए इग्नोर करिएगा। ठीक है। प्रोटीन की बात करूँ, एल्बुमिन, ग्लूबिन, गोल्बिन, आपके पोस्फोविटीन, आपके वेटेलेजिनिन, आपके लाइपो वेटेलाइन। ठीक है। तो ये आपके प्रोटीन के रूप में यहाँ पाया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट 1% के रूप में यहाँ पाई जाएगी, जिसको हम लोग मेनोज, जो शर्करा के रूप में आपके कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे पाई जाएगी। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि योग में होता क्या क्या है, योग में पाया क्या जाता है। एक तो आपके लिपिड वाला योग पाया जाता है, आपके प्रोटीन वाला योग पाया जाता है। लिपिड और प्रोटीन वाला योग। ठीक है। अब यहाँ पे आपके जो लिपिड है, लिपिड वाले योग में लिपिड की संख्या ज्यादा होगी, लिपिड योग जो होगा उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होगी, सीधी सी बात है। जब मैं प्रोटीन वाले योग की बात करूं, प्रोटीन योग की, तो लिपिड की मात्रा कम होगी यहाँ पे, और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी। ये योग के दो भाग है भाई। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे योग के घटक कौन कौन से हैं? योग के घटक दो होंगे। कौन कौन से होंगे? एक तो आपके योग ग्रेनुअल्स, जो छोटे छोटे कणों के रूप में पाया जाएगा। और एक होगी आपके योग प्लेटलेट्स, जो कि प्लेटलेट्स के रूप में पाई जाएगी, आपके जो है प्लेटों के रूप में पाई जाएगी। ठीक है। यहाँ पे जो योग ग्रेनुअल्स है ये नॉन कोऑर्डिनेट प्रोटोकोऑर्डिनेट्स में पाए जाएंगे।
आपके जो योग कणिकाएं हैं वो मिलके एक योग प्लेटलेट्स का निर्माण करेंगे, और ये किस में पाई जाएंगे? आपके वर्टिब्रेट्स में। यानी कि योग कणिकाएं इनडायरेक्टली वर्टिब्रेट्स में है तो सही, लेकिन वो क्या है, योग प्लेटलेट के रूप में पाई जाएगी आपके। और कुछ इस प्रकार से आपके योग प्लेटलेट्स पाई जाएगी, जो कि किससे बनेंगे? आपके छोटे छोटे जो योग की कणिकाएं हैं उसके दौरान बनेंगे, और ये आपके क्या हो जाएगा भाई, ये आपके एक योग की प्लेटलेट्स हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आपके जो आपका जो लीवर है, मैंने आपको बताया वर्टिब्रेट में जो है आपके लीवर में क्या होगा, आपके लीवर में जो प्रोटीन सिंथेसिस साइट होगी, ठीक है, वो योग सिंथेसिस साइट जिसको बोलेंगे। यहाँ देखो एक चीज आपको समझने की जरूरत है, आपका ये लीवर है, और लीवर में क्या पाए जाएंगे? योग ग्रेनुल्स पाए जाएंगे कुछ इस प्रकार से फॉर्म में। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं कलर चेंज एक बार फिर कर लेता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से आपके योग ग्रेनुल्स पाए जाएंगे, जो कि ब्लड वेसिकल्स के द्वारा आपके oocyte तक पहुंचेंगे। ठीक है, यहाँ जो योग ग्रेनुल्स पाए जाएंगे ये घुलनशील है, यानी कि घुलते हैं। देखो आवाज में थोड़ी सी कुछ कुछ वर्ड होते हैं भाई, हम लोग, हमारी गलती नहीं है ये हमारे जो बचपन में हम लोगों को जिसने सिखाया उनकी गलती है, तो उनको आप लोग बोल सकते हो जाके। यह आपके फोस्फो हाई रेटेड योग है। ठीक है, आपके घुलनशील योग ग्रेनुअल्स है जो वो है, वो घुलनशील है, घुल जाते हैं, यानी कि ब्लड्स में घुल के आपके कहाँ तक पहुंच जाएंगे? आपकी oocyte तक पहुंच जाएंगे। यहाँ योग प्लेटलेट्स का निर्माण करेंगे, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा। इस प्रकार से एक योग की प्लेटलेट्स बन रही है। ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ आपकी क्या बन रही है? योग की प्लेटलेट्स बन रही है, जो कि अघुलनशील होंगे। क्या होंगे? अघुलनशील होंगे। हाईली फोस्फो फोस्फोराइलेटेड योग होगा ये, हाईली फोस्फोराइलेटेड योग होगा। कहाँ से बनेगा? फार्चुली फोस्फोराइलेटेड योग से बनेगा। ये जो कि आपके लीवर में योग ग्रेनुल्स पाई जाते हैं, तो वो ब्लड वेसिकल्स के द्वारा गति करते हुए योग प्लेटलेट्स का निर्माण करेंगे। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। और ठीक है, यहाँ आपके जो पार्शियली फॉस्फोराइलेटेड योग है ये ब्लड के द्वारा प्राइमरी oocyte में पहुंचेंगे। इसे क्या बोलेंगे? प्रोटीन काइनेज एंजाइम के द्वारा होगा। ये जो काम होगा ये किसके द्वारा होगा? प्रोटीन काइनेज एग्जाम के जो है एंजाइम के द्वारा होगा। ये सोल्यूबल होगा, घुलनशील जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रोटीन काइनेज एंजाइम के द्वारा इसका चेंजिंग होगा, और ये हाईली फॉस्फोराइलेटेड में योग में जो है कन्वर्ट होगा। अब हम लोग मेन चीज को पढ़ेंगे, जो कि जहां से परीक्षा में प्रश्न हमेशा आता है, फंक्शन। इसके फंक्शन क्या क्या है? सबसे पहले योग एम्ब्रियो का क्या है? रिजर्व फूड है। योग किसका? एम्ब्रियो का रिजर्व फूड है, यानी कि ये जो है संचित भोजन है किसका? अपने एम्ब्रियो का। फिर एक और बात ध्यान रखना योग के बारे में, अंडे को पोषण व ऊर्जा कौन प्रदान करेगा? आपका योग करेगा। आपका योग जो है ये अंडे की पोलैरिटी है ना, पोलर पोलर पोलैरिटी और अंडे के प्रकार, विदलन के प्रकार, जिसे हम लोग क्लीवेज बोलते हैं, ब्लास्टुला के प्रकार का निर्धारण करेगा। किस प्रकार से अंडे की जो है वो कौन सा ध्रुवीय होगा, कौन सक्रिय ध्रुव होगा, निष्क्रिय ध्रुव होगा, इस प्रकार से। फिर विदलन, विदलन किस प्रकार का इसमें पाया जाएगा, ब्लास्टुला किस प्रकार से इसमें निर्माण होगा, अंडा इसमें कौन सा बनेगा, ये सब का निर्धारण आपके योग करेगा। यानी योग एक ऐसी जो है वस्तु है इसमें अंडे में, जो कि हर एक प्रकार की चीजों का निर्धारण करेगा। निर्धारित जो है निर्धारी भाग है एक योग, एक अंडे का। यहाँ कुछ डायग्राम मैंने बनाया है, और इसका मतलब आपको आगे जाके समझ में आएगा। जो आपका एनिमल पोल है, एनिमल पोल में आपका जो ऊपरी ध्रुव है, जिसको एक एक दो पार्ट होंगे, एक तो एनिमल पोल होगा, एक वेजिटल पोल होगा। जो आपका एनिमल पोल है वहां योग की मात्रा जहां कम होगी, वहां साइटोप्लाज्म की मात्रा ज्यादा होगी, और वहां क्लीवेज भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये योग की पोलैरिटी से संबंधित बात है। अगर योग की मात्रा हम लोग बढ़ाएंगे वहां सॉरी, तो साइटोप्लाज्म भी कम होगा, रेट ऑफ क्लीवेज भी कम होगा। तो आपको समझ में आया यहाँ तक की बात? फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे हम लोग।
ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, एक नियम एक रूल है जिसको या फिर एक अवधारणा है जिसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, वेल फोर का रूल। जो वेल फोर रूल्स है, यहाँ पे रेट ऑफ क्लीवेज निर्धारण, यानी कि जो आर ओ सी है वो किस प्रकार से निर्धारण करेंगे। तो जब भी हम आर ओ सी का निर्धारण करेंगे, जहाँ योग की मात्रा ज्यादा होगी रेट ऑफ क्लीवेज भी ज्यादा होगा, जहाँ योग की मात्रा कम होगी रेट ऑफ क्लीवेज सॉरी रेट ऑफ क्लीवेज कम होगा, जहां योग की मात्रा, मैंने यहाँ गलत लगा दिया, जहां योग की मात्रा ज्यादा होगी रेट ऑफ क्लीवेज कम होगा, इन विचलन की दर जो है वो कम होगी हमेशा, यानी कि ये इसके प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन अमाउंट ऑफ योग है। ठीक है, तो योग की मात्रा जहां कम हो जाएगी वहां रेट ऑफ क्लीवेज भी ज्यादा हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक, जो कि अनेक अनेक प्रकार के योग पढ़ेंगे और अनेक अनेक प्रकारों से अनेक अनेक आधार पे हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एक के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, योग के अमाउंट के आधार पर जो है अंडे किस प्रकार के होते हैं। हम लोग एक और बारे में चर्चा करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है योग का। हम लोग इसके सेल के बेसिस पे भी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इसका किस प्रकार से हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये चारों ही भागों में हम लोग चर्चा करेंगे। अब आगे देखो, और इनके अलग अलग भागों को पढ़ते हैं। अंडों के प्रकार को पढ़ते हैं, वो भी किसके आधार पे, पीतक की मात्रा के आधार पे। 4 प्रकार के अंडे होते हैं। एक होता है अलेसितल, माइक्रोलेसितल, मीजोलेसितल और मेगालेसितल। और ये लेसिथीन, लेसिथीन ये शब्द भी आपके पीतक से आया है, जो कि पीतक का ही एक भाग है। लेसितल जिसको हम लोग योग बोलते हैं, यहाँ पे आपके जो लेसितल है अपीतकी में, अलेसितल जिसको हम लोग एब्सेंट कहेंगे, यहाँ पे जो है अपीतकी प्रकार के अंडे पाए जाएंगे। और वहाँ पीतक अनुपस्थित होगा, जो हम लोग पीतक की मात्रा के आधार पर देख रहे हैं ना। यहाँ एक फैक्ट ये भी याद रखना, 2014 तक तो मानव को जो है अंडा इसमें माना जाता था, लेकिन उसके बाद में इसको नहीं माना जाने लगा। इसके बाद जो है वो हम लोग केंट महोदय आए और इन्होंने बोला कि बिना पीतक के अंडे का जो है अस्तित्व हो ही नहीं सकता है। तो अलेसितल प्रकार के अंडे तो किसी हालत में पाए नहीं जाते, लेकिन आपके जो मानव का अंडा है वो अलेसितल भाग में पाया जाता था, अलेसितल भाग में आता था कभी कभी। ये जो 2014 की पहले की बात है, जब केंट महोदय आए तो उन्होंने बहुत सारी बातें की। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें माइक्रोलेसितल की। जो माइक्रोलेसितल जो एग है उसको हम लोग सूक्ष्म पीतकी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सूक्ष्म पीतकी। और यहाँ साइटोप्लाज्म की मात्रा अधिक पाई जाएगी, किससे? योग से, यानी योग ज्यादा पाया जाएगा, कोप सूक्ष्म मात्रा में जो है आपके पीतक पाया जाएगा। ठीक है, 1 मिनट आप चालू रख, 1 मिनट भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने लैपटॉप का जो है जो एक बार फिर से ऑन कर दिया है। ठीक है, इसमें क्या है, बैटरी खत्म हो गई थी, वापस जाता हूँ इस चीज के लिए। ठीक है, मैंने क्या बोला, साइटोप्लाज्म की मात्रा अधिक पाई जाएगी योग से। ठीक है, यानी कि जो इसमें जो आपके भाग आएगा, इसके जो एग्जाम्पल है वो ध्यान रखने हैं, स्तनधारी और मानव दोनों ही यहाँ पे पाए जाएंगे। दोनों में ही कौन सा एक पाया जाएगा? आपके माइक्रोलेसितल एक पाया जाएगा। मीजोलेसितल की मैं बात करूं तो आपके साइटोप्लाज्म और योग की मात्रा यहाँ पे बराबर होगी, साइटोप्लाज्म और योग की मात्रा बराबर होगी। और आपके जो एम्फीबिया हुआ, यूरोकोर्डेटा हुआ, ये इसके एग्जाम्पल है। हम लोग जो है मेगालेसितल की बात करें, अतिपीत की, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में योग पाया जाएगा। आपको समझ में तो आ रहा है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ योग पाया जाएगा। ठीक है, और इसमें इसके एग्जाम्पल हम लोगों को क्या ध्यान रखने हैं? पक्षी वर्ग, सरीसृप और कीट। पक्षी वर्ग, सरीसृप और कीट। ठीक है, आगे बात करते हैं। पित्तक के वितरण के आधार पे, यानी योग की जो मेजरमेंट है उसके आधार पे पित्तक किस प्रकार से कहाँ पाया जाएगा, ये यहाँ वितरण कहाँ कहाँ इसका है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसके नाम और एग्जाम्पल महत्वपूर्ण से ध्यान रखें। ठीक है, अम, सबसे पहले हम लोग समपीतकी की बात करते हैं, आइसोलेसितल की बात करते हैं। ठीक है, या फिर होमोलेसितल इसे बोलेंगे, समपीतकी। ठीक है, संपूर्ण अंडे में पीतक समान रूप से यहाँ पे वितरित होगा, नॉन पोलर यहाँ पे एक पाया जाएगा आपके।
ठीक है, नॉन पोलर एग पाया जाएगा संपूर्ण रूप से हर जगह। यहाँ पे जैसे एक ये आपके सामने एग है, और एग में पूरी तरह पे साइटोप्लाज्म भी भरा रहेगा, समान रूप से पीतक भी यहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है, हम लोग मीजोलेसिसल की बात करूं, मध्यम मध्य पीतकी की बात करूं, है ना। ठीक है, तो यहाँ जो आधा आधा अंडा तो क्या है, पीतक से, और आधा किससे, साइटोप्लाज्म से भरा होगा। ठीक है, आधा अंडा किससे होगा, पीतक से भरा होगा, और आधा पीतक जो अंडा है वो यॉक से भरा होगा। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या, एमपीबीआ हो गया। और ये दोनों ही, इसके बाद जो बिम्बाब जिसे डिस्कोइडल बोलते हैं, वो भी आपके टीलोलेसितल में आएंगे, है ना। यहाँ पे दोनों ही जगह में जो योक आपकी जो है वो आधा भरा होगा। ठीक है, यहाँ डिस्कोइडल में क्या होगा, सो साइटोप्लाज्म जो है केवल एक डिस्क के रूप में पाया जाएगा। ठीक है, डिस्क के रूप में पाया जाएगा, इसे पोलर एग बोलेंगे या फिर टीलोलेसितल। ये दोनों ही किसमें आएंगे, टीलोलेसित में। एक तो मध्य मध्य पीत की, और एक बिम्बाब, दोनों ही किसमें, टीलोलेसितल में आएंगे। और इसके एग्जाम्पल क्या ध्यान रखनी है, एवीज, एवीज आपके रेप्टाइल्स। ठीक है, आगे बात करें केंद्र पीतकी की, जिसे सेंट्रल लेसितल बोलते हैं। ये पीतक अंडे के जो है केंद्र में एवं साइटोप्लाज्म जो है यहाँ पे परिधि पे पाया जाएगा, है ना। केंद्र में क्या चला जाएगा, आपका योक, योक कहाँ चला जाएगा, केंद्र में चला जाएगा, है ना। और ये योक केंद्र में जाने के बाद कुछ इस प्रकार की संरचना आपके सामने बनेगी, जो मैं बना रहा हूँ आपको। ठीक है, कुछ इस प्रकार से योग आपके बीच में हो जाएगा। यहाँ जो संरचना बनेगी इसको बोलेंगे माइक्रोफाइल, और ये माइक्रोफाइल जो है यहीं से आपके शुक्राणु इसमें प्रवेश करेगा माइक्रोफाइल से। ठीक है, और ये एग्जाम्पल किसका है, इंसेक्ट का है, अतिपीतकी का है। मैं कल इसके बारे में जो है ये आज मैं बता रहा हूँ, और कल इसकी कक्षा होगी, और उस कक्षा में हम लोग किस बारे में बात करेंगे आपको बता दूं मैं। उस कक्षा में हम लोग जितने भी प्रश्न पहले आए हुए हैं यहाँ से और आ सकते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मैंने पीपीटी बना रखी है ऑलरेडी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखो, भविष्य निर्धारण के आधार पर निर्धारी व अनिर्धारी, निर्धारी व अनिर्धारी मतलब आगे जाके बनेगा क्या, इसके निर्धारण के आधार पे दो प्रकार के अंडे पाए जाते हैं। एक होता है निर्धारी अंडे, एक होता है अनिर्धारी अंडे। ठीक है, जो निर्धारी अंडे है उसके हर एक भाग से पता होता है कि यहां से जो है इस भाग को अगर निकाल दें, तो जो ये भाग जो है हेड के लिए बना हुआ है, ये भाग जो है नेक के लिए बना हुआ है, ये भाग आपके लेग बनाएगा, ये भाग आपके टेल बनाएगा। तो यहां से अगर किसी भी चीज को हम लोग निकाल लेते हैं, तो जिस भाग का निर्माण होना है वो नहीं होगा। तो यानी कि निर्धारी अंडे प्रत्येक भाग निश्चित भविष्य का जो है जो निर्धारण करेगा यहाँ पे। जैसे अगर मैं बात करूं, एक आपके ये एग है, और मैंने यहाँ से कुछ जो है आपके योक निकाल लिया, या फिर इसके जो अंदर का मटेरियल है वो मैंने निकाल लिया, तो निकालने के बाद इस जगह का जो ये जो भाग है उसका निर्माण नहीं होगा। ठीक है, आपको समझ में आया, ये आपके मोलस्का में, एनलिडा में, हेलमिंथीज जितने भी जात ये है इनमें होगा। ठीक है, तो भ्रूण जो है वो कैसा बनेगा, जैसे कि भ्रूण बनना चाहिए कि पूरा, अब जैसे मैंने यहाँ से जो है हेड वाला भाग का निकाल लिया, तो आपके हेड यहाँ नहीं बनेगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल में दिखा रखा है आपके। तो अगर मैं हेड वाले भाग को निकाल लेता हूं तो वो नहीं बनेगा यहाँ पे। अगर मैं बात करूं अनिर्धारित अनिर्धारित अंडों की, तो अंडे जो है किसी भी भाग में निश्चित भविष्य का निर्धारण नहीं करेंगे। अगर मैं कहीं से कोई चीज उठा भी लेता हूं तो दूसरा भाग जो है उसका निर्माण कर देगा, जैसे कि एक डायग्राम में आपको दिखा भी रखा है। ठीक है, अब ये किस में होगा, एक तो पक्षियों में, सरीसृप रेप्टाइल में, और स्तनी, स्तनी जो है उनमें आपके पाया जाएगा। आपके पक्षी हो गया, सरीसृप हो गया, और स्तनियों में, है ना। ये तीनों ही में क्या होंगे, अनिर्धारी अंडे होंगे। ठीक है, इनडिटरमाइंडेड अंडे होंगे, डिटरमाइंडेड और इनडिटरमाइंडेड। ठीक है, आगे बात करते हैं कुछ और प्रकार के कवच के आधार पे, सेल के आधार पे दो प्रकार के होंगे, कवचित अंडे और अकवचित अंडे, नॉन क्लिडोइक और क्लिडोइक। क्लिडोइक की बात करूं तो यहाँ पे एक आवरण पाया जाएगा, कवच पाया जाएगा, जहाँ पे जो कवच है वो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा, काइटिन का बना होगा, यहाँ पे कवच पाया जाएगा, है ना। ये आपके पक्षियों के अंडों में, कीटों के अंडों में, आपके मुर्गी जो है इसमें आते हैं, सरीसृप में, और सरीसृप में चीमड़
चीमड़ अंडे भी पाए जाते हैं चमड़ी के रूप में, जो आपका जो आवरण है वो चमड़ी के रूप में पाया जाएगा, मतलब कठोर आवरण नहीं पाया जाएगा। अकवचित की बात करूं तो यहाँ पूर्ण रूप से क्या क्या एब्सेंट हो गए, नॉन क्लिडोइक से मतलब है कवच यहाँ पे पूर्ण तरह जो है अनुपस्थित होंगे। जैसे आपके आपके अपने अंडों को ले लो, तो उस पे किसी प्रकार का कवच पाया जाता है। अगर वो कवच पाएगा, एक बात बताओ, अगर कवच होगा उसमें तो वो निषेचित होगा कैसे अंडा? नहीं हो सकता ना भाई, शुक्राणु की इतनी क्षमता तो है नहीं कि इतनी भारी भरकम कवच को तोड़ के अंदर पहुंच सके। ठीक है, एमपीवीआ में मत्स्य जो आपके फिशीज जितनी भी आती हैं, एम्फीबियंस आपके स्तनी जो होंगे उनमें जो है कवच नहीं पाया जाएगा। लेकिन आपने पक्षियों के अंडे देखे होंगे, कीटों के अंडे देखे होंगे, आपने रेप्टाइल्स के अंडे देखे होंगे, तो उन सब में क्या पाए जाते हैं? कवच पाया जाता है कहीं ना कहीं। अब देखो हम लोग अलग अलग मेम्ब्रेन के बारे में भी अध्ययन करते हैं। एक मेम्ब्रेन, एक की तीन मेम्ब्रेन होती है। एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी, एक होती है टेरिटरी, है ना, जिसका हम लोग तृतीयक जो है वो बोलते हैं। यहाँ जो है आपके प्राइमरी एग मेम्ब्रेन की बात करूं तो स्वयं द्विऊसाइट द्वारा निर्माण, मतलब हम लोग आपस में जो है एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन का यहाँ पे निर्माण भी होता है। ठीक है, ये अपने आप बनेगी, किससे बनेगी? सेकेंडरी ऊसाइट से बनेगी। और बनेगी किसमें? आपके अंडा से जो है उसमें बनेगी। ये कोमल होगी, भेदन योग्य होगी, जिसको भेद सकता है आपका स्पर्म, है ना। ये भेदन योग्य होगी, कोमल होगी। यहाँ पित्तक झिल्ली बनेगी जिसे जोना प्लूसिडा बोलते हैं। ये आपके जेली में होगा। इकाइनोडर्मल डर्मस जो होते हैं वो इसके एग्जाम्पल है। आपके जो इकाइनोडर्मल मेम्ब्रेन है, जेली जो है, वो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन के एग्जाम्पल है। ठीक है, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन की बात करूं, ये कुछ कठोर होगी, है ना, कठोर होगी। केमिकल से इसको जो है भेद सकते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थों के द्वारा इसका भेदन कर सकते हैं। बात करूं बनेगी कहाँ पे, तो आपके अंडाशय में बनेगी। ठीक है, पुट्टक कोशिकाओं के द्वारा जो है इसका निर्माण होगा। किसके द्वारा? आपके फॉलिकल सेल्स के द्वारा इसका निर्माण होगा, जो मैंने पहले भी बताया था आपको। कोरोना रेडिएटा जो है इसका एक एग्जाम्पल है, जो आपके मत्स्य में, फिशीज में जो है वो पाई जाएगी। मैंने यहाँ पे हिंदी में इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे पास ये मटेरियल पहले से लिखा हुआ पड़ा था, तो थोड़ा सा टाइम की कमी के कारण मैंने डायरेक्ट ही इसकी जो है वो फोटो इसमें डाल दी है ताकि आपको समझ में आ सके। जो तृतीयक प्रकार के अंडे हैं, जो टर्सरी में आएंगे, वो अत्यधिक कठोर होंगे, उसको भेदन हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है कैल्सीफेरस ग्रंथियों के द्वारा बनेंगे। कौन सी ग्रंथियों के द्वारा? कैल्सीफेरस ग्रंथियों के द्वारा बनेंगे। ठीक है, साथ में आपके कहाँ पाए जाएंगे? गर्भाशय की अंडवाहिनी में पाए जाएंगे। कहाँ पे? गर्भाशय की अंडवाहिनी में ये पाए जाएंगे। ठीक है, और जेली, कवच झिल्लियां, है ना, और एम्फीबिया में ये पाए जाएंगे। अत्यधिक कठोर होंगे, अभेद्य होंगे, कैल्सीफेरस ग्रंथियों द्वारा बनेंगे। तो ये आपके क्या हो गया? आपके एग मेम्ब्रेन के तीनों टाइप्स हो गए। ठीक है, तो आपको समझ में आया? क्लास जो है आज हम लोग यही खत्म करेंगे, और आपके पूरा का पूरा जो आपके गेमेटोजेनेसिस है वो मैंने आपको यहाँ पे करवाया है। इन सब की एक कक्षा मैं आपके लिए लेके आऊंगा, पूरी पूरी कंबाइंड कक्षा होगी, जिसको हम लोग टोटल फर्टिलाइजेशन जब कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो उसके बाद हम लोग उसको पढ़ेंगे। कल मैं इसकी कक्षा के जो प्रश्न है कुछ मैंने लिख रखे हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, जो कि आपके हमेशा नीट, जेई, तो जितने भी प्रकार के एग्जाम जिसमें बायोलॉजी आती है, जहाँ से डेवलपमेंटल बायोलॉजी में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो इसमें आने वाले हैं। तो उन सब प्रश्नों को देखना ना भूलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली कक्षा में। तब तक के लिए राम राम सा।